धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इन सब खबरों को रोजाना इसलिए मैं आपके सामने रख पाने में सक्षम हो पाता हूं क्योंकि इन सब पर रोजाना तबसरा तज़किरा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज बांग्लादेश वाले कॉलम में मेरे पास कोई खास खबर नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बाईपास कर देता हूं। अन्य खबरों के कॉलम की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहला अपडेट महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से आ रहा। 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने बड़ा हो हल्ला मचाते हुए शिवाजी की जिस प्रतिमा का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था, वो भरभरा कर गिर गई है, जिसके बाद वहां पर एक तगड़ी राजनीति शुरू हो गई है। ये मूर्तियां लगवाते हैं उज्जैन में, वहां मूर्तियां गिर जाती हैं। यहाँ मूर्तियां लगवाई, यहाँ जो है गिर गई। संसद बनवाते हैं, उसकी छत चूने लग जाती है। और ये भारत मंडपम बनवाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। क्या इनकी हड़बड़ी है या वाकई में इनको कोई विकास की कोई तमीज शऊर नहीं है, बस ढोल बजाना है इनको? जो भी वो सब कुछ है, साथ साथ यह भी है कि भ्रष्टाचार है। ये जो बनवाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें ये नेता लोग भी खाते हैं। आखिर मझौले छोटे नेता कहाँ से खाएंगे? जो एमपी नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जिनको अरबों खरबों का नहीं है, आप करोड़ों का कमाने पर रोक लगाएंगे तो मुश्किल होगा। इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ये फरमाते हैं कि नेवी ने बनाया था। डायरेक्टली उस पर दोषारोपण नहीं लगाते हैं, जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन फिर भी कहने का क्या मायने है। और कहते हैं कि तेज हवा चल गई थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये ऐसा भद्दा मजाक है जिसका कोई मायने नहीं बनता है। हाँ, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में 4 तारीख को किया था, वह नेवल डे है, नेवी डे है। और नेवी के देख रेख में हुआ था, तो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये कहने की जरूरत नहीं है। 45 का 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से आ जाए और मूर्ति गिर जाए इस तरह से, यह दिखाता है, दर्शाता है कि जो उससे मटेरियल लगे हैं, जो खुदाई हुई है, जो छड़ लगे हैं, वह लो लेवल का है या लगा ही नहीं है, और उसमें शुद्ध भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। और केवल यह छोटा मूर्ति का ही नहीं, इनकी पूरी जो राजनीति है अर्थव्यवस्था पर बसी हुई, वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ से अडानी तक के तमाम चीजें जोड़ लीजिए, लेकिन फिर भी क्या करें कि वो एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, या जिसकी उतर गिलो उसका क्या करेगा कोई। बेशर्मी से फिर भी दूसरे लोगों के भ्रष्टाचार पर ये सवाल उठाते रहते हैं और रात दिन मंच पर चढ़कर कहते रहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। ये बाइडन को फोन करने के सफाई देने की जरूरत क्या पेश आई मोदी को, कि बता रहे हैं मैं यूक्रेन गया था, वहां पे क्या बातें हुई थी, ये बताने की क्या जरूरत थी? बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी का वैसा अच्छा रिश्ता नहीं था जैसे पहले वाले राष्ट्रपति यानी ट्रंप के साथ था, जिनके साथ वो गलबहियां कर सकते थे। बाइडेन थोड़ा इस मामले में सीरियस थे और कई जगह पत्रकारों से बातचीत में भी जब भारत को उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताने की कोशिश की गई थी, तो बाइडेन हंस दिए थे, कब से, कहां, क्या, वगैरह वगैरह, मजाक बना दिया था। खैर, जो भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं किसी दूसरे देश में और मकसद वहां शांति स्थापित करने की है, तो इसका रिपोर्टिंग देना है, यह डिप्लोमेसी में भारत की पूर्ण स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट कहें, सॉवरेन स्टेटस कहें, उस पर एक क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। क्या आप अमेरिकी प्रतिनिधि बन के गए थे? यह नहीं होने चाहिए थे। दूसरी बात, जहां भी देखें एनडीटीवी वगैरह में जो रिपोर्ट वहां के प्रेस करते हैं, उसको उठा के हूबहू यहां डाल देते हैं, साथ साथ लिखते भी कि हमने उसमें कोई हेराफेरी नहीं की है। क्या आपका कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है? आप एनडीटीवी वर्ल्ड लिख देते हैं तो आपका मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। 2-4 लाइन का अपना कम से कम उसको शामिल करते हो तो अपना एनालिसिस तो दो कि मायने क्या है तुम्हारा। सारी की सारी गोदी मीडिया लगी हुई है, उन्होंने बात की। और साथ में यह जोड़ना जरूरी, खुद प्रधानमंत्री ने भी जरूरी समझा कि लिखे कि बांग्लादेश के ऊपर ही बातें की और वह हिंदुओं की रक्षा की बात की, जो यदि वास्तव में उनको ऊपर यदि कुछ आक्रमण हो रहा है तो हम खुद करने में सक्षम नहीं है, अमेरिका कुछ करो। जी, ये आपने जो आखिर में लाइन की ना, इससे वो पूरा बचने की कोशिश कर रहे हैं। वरना रिपोर्टिंग वाला जो आपने एंगल बताया कि भाई बाइडन को हम क्यों बताएं, हम कहाँ पे होके आए हैं,
उसमें वो घिर जरूर गए। क्या कर सकते हैं, अब कुछ और नया हरबा इख्तियार करेंगे, नफरत फैलाने का कुछ और सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनके हिंदुत्व की तो बैंड बजी है 2024 के चुनाव में। अगला जो अपडेट है वो आ रहा है पाकिस्तान से। बलूचिस्तान इलाका पड़ता है, एक के बाद एक 4 आतंकी हमले हुए, 70 के करीब लोग मारे गए, 14 फौजी भी मारे गए, 21 आतंकी भी मारे गए। ये सब क्या वहां भूचाल शुरू हो गया है जी? मैं एक ढूंढ रहा था, ये बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री थे और उनकी 18वीं वर्षी मनाई जा रही है। एक बलूचिस्तान पीपुल्स आर्मी है, उन्होंने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की या लिमिटेड स्वतंत्रता की मांग की, जिसको नहीं माना गया तो वो छोड़ के और इस आर्मी के साथ जुड़ गए कि हम स्वतंत्रता दिला देंगे। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी वहां आके सबको क्रश कर दिया, इनको भी मार दिया। और इसी के आधार पे, चूंकि उनका एनिवर्सरी है मृत्यु का या शहादत, वो जैसे लोग कहते हैं, इन्होंने इस तरह की हरकत की है जो कि बड़ा ही निम्न स्तर की हरकत है। बस से उतार के पाकिस्तान के पंजाब से जो मजदूर जा रहे थे उनकी हत्या कर दी और कुल मिलाकर 70-80 लोगों की मार दी। कई सिक्योरिटी एजेंसीज के जो काम करने वाले थे उसको मार दिया। इनके पास मतलब एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह आर्म्स अम्युनिशन है, केवल छोटा सा 303 या इंसास की तरह गन नहीं है वहां का, बल्कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ग्रेनेड है, ऑटोमेटिक फायरिंग मशीन्स हैं, बहुत सारे कुछ है। और इसीलिए जो चीन से भी जो आते हैं, जो सी या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चीन, उसके भी खिलाफ है। कहते हैं कि नहीं, हमारा देश स्वतंत्र होगा तब बनाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर में वहां केवल तेल गैस ही नहीं बल्कि कॉपर, गोल्ड और दूसरे तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिससे बहुत धनी है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग गरीब हैं और इसलिए चल रहा है। लेकिन इस तरह की हरकत करने से, सिविलियन को, मजदूरों को, उनको बच्चों को मार देने से देश स्वतंत्र भी हो जाए तो वहां के इंसानों का आगे क्या होगा, वही नजर होगा जो कि अभी हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि तालिबान ने किस तरह से वहां औरतों का, बच्चों का, शिक्षा का, विज्ञान को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और खबर है पाकिस्तान से। ब्रिटेन में दंगा हुआ, लाहौर से पत्रकार गिरफ्तार हुआ, दावा किया गया कि इसने इसे बैठ के पूरा वहां बवाल करवा दिया। अब कोर्ट ने उसको बरी कर दिया लाहौर की। ब्रिटेन के एक अखबार ने निकाल दिया कि आपके यहाँ का ये तो सो एंड सो चैनल है जिसपे या वेब पेज है जिससे कि ये प्रचार किया गया था। हालांकि इसने खुद बताया कि मैंने नहीं किया और हटा भी दिया था और वह गलत प्रचार था, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के पुलिस ने इसको पकड़ दिया, वहाँ की जो FBI है उसके हवाले कर दिया। लोअर कोर्ट ने 1 दिन के जगह पे 4 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन अब हंगामा होने के बाद से वहाँ के सब इंस्पेक्टर ने खुद कहा कि जी माई लॉर्ड, मेरे हुजूर, जो भी कहते हैं कि यह गलती होगी, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। तो कोर्ट भी करे तो क्या कहे, उसने सीधे बरी ही कर दिया कि जाओ भाई ये केस खत्म करो। जी, आग कहीं और था, धुआं कहीं और था। नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये दिखाता क्या? ब्रिटेन के दबाव में अपने यहाँ के एक बंदे को गिरफ्तार करके क्या ब्रिटेन को खुश करने की कोशिश की गई है? क्या दिखाया गया इसके जरिए? कोशिश तो इन्होंने की थी, लेकिन साथ साथ अभी नजर आता है कि यदि हमारे यहाँ केस होता तो बंदा 6 महीने से साल भर जरूर अंदर रहता। कुछ भी हो जाए वो निकलने वाला नहीं था। सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, इसको IO कहते हैं, इनिशिएटिंग ऑफिसर, वो पैसे के चक्कर में, अपनी सफलता दिखाने के चक्कर में, अगले प्रमोशन के चक्कर में एक आदत सी बन गई है कि बंदे को पकड़ के अंदर डाल दो, वह नहीं निकलता। पाकिस्तान में इतना तो किया, इसके बावजूद कि वहां सेमी मिलिट्री रूल है और आतंकवाद का बिल्कुल एक मतलब लहर सा चल रहा है वहां पर, खासकर बलूचिस्तान में। और अफगानिस्तान के तालिबान से सटे हुए जो लोग हैं, ISIS के, वो लोग। जी, जो रेलवे का पुल उड़ा दिया गया, बताया जा रहा है पंजाब पूरी तरह देश से कट गया है। पूरी तरह से तो नहीं, एक ही पुल से नहीं कटेगा, लेकिन उस तरह से आवाजाही का काफी क्षति हुआ, इसमें संदेह नहीं है। और अनलेस चीन हेल्प करे, क्योंकि चीन का जहां तक सुपर स्ट्रक्चर बनाने का है वह 24 घंटे के अंदर में उसको खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे लग जाएगा 24 दिन तो जरूर लगेगा, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। जी, जर्मनी से खबर है, शोल्ज मौके पर पहुंचे हैं, बल्कि उस मौका वारदात पर पहुंचे हैं जहां चाकूबाजी हुई थी, 3 लोग मारे गए थे। हमलावर पकड़ा गया, वो कह भी रहा है कि मैंने चाकूबाजी की है। तो फिर इसमें यह कहना कि प्रवासियों को भगाएंगे यहां से, इसकी क्या जरूरत है? पहले संदेह था कि शायद अल्जीरिया कहीं का है, लेकिन अंततः इसने खुद आत्मसमर्पण किया और माना भी कि हमने किया, सीरिया का है।
और लेकिन शोल जो है अपनी जनता को दिखाने के लिए, चूंकि एक ऐतिहासिक इनका काम चल रहा था 650 वर्ष पुराना है उस शहर में, और लोग जश्न मना रहे थे, तब ये घटनाएं घटी और 3 लोग मारे गए जिसमें एक महिला भी थी। तो साथ साथ यह भी नजर आ रहा है शोल्ज को कि यह भी दक्षिणपंथी है, और इनका भी नजरिया जो है यूक्रेन युद्ध के बाद से अति दक्षिणपंथी की तरफ जा रहा है। लेकिन तथाकथित यदि थोड़ा सा अंतर करें, जो चरमपंथी दक्षिणपंथी है वो पिछले चुनाव में जीते थे, और उनका भी मतलब बढ़ रहा है। जो AFD करके है वहाँ की जर्मन की जो पार्टी है वो तेजी से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल में करने के लिए इस तरह का ये बात बोल रहे हैं। उसी तरह की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी भाजपा को हराने के लिए हिंदुत्व की बात करती है। यह नहीं समझती कि इससे ना आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, ना भाजपा को कोई घाटा है, और जो मुख्य लोग हैं इसके पीछे, जो डीप स्टेट है, उसको कोई भी घाटा नहीं होगा। वह आर्थिक राजनीतिक स्तर और खराब होता जाएगा, जनता के खिलाफ होता जाएगा। जी, पर एक सवाल यहाँ पे ये भी तो उठता है ना सर, जर्मनी और फ्रांस में अगर ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं तो वो गाजा की वजह से हो रही हैं क्योंकि ये लोग जिस तरीके से इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, या यूक्रेन भी कुछ इसमें अपनी भूमिका रखता है? यह दोनों तो शामिल है ही है, दोनों घटनाएं जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। साथ साथ यह भी हो रहा है कि लोग अब अपने देश से एक तरह से निराश से हो चुके हैं। इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया था, पहले 5-6 या जितना था, बाद में अभी काफी बढ़ गए, 27 के आसपास पहुंच गए, और भी लोग तैयार, और भी देश बुरी तरह से बेचैन है, जिसमें यूक्रेन खुद एक है। तो ये के सब बनाने का जो आधार था कि हम एक स्वतंत्र यूनिट बनेंगे पूरे विश्व में, विश्व को लीड करेंगे, आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री रूप से भी अमेरिका से मुक्त होंगे, सब के सब अमेरिका के चरण में चले गए हैं इस युद्ध के बाद से। तो वहां के लोग एक तरह से दिशा भ्रमित हो चुके हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हो, और दक्षिणवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबके बावजूद इनको एक सही ढंग की जिंदगी नहीं मिल रही है। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना प्रॉपर घर है, और इसलिए यह डीजनरेशन जो हो रहा है, बर्बादी जो हो रहा है, यह सड़ांध जो है, वह केवल आर्थिक राजनीतिक नहीं बल्कि उनके नैतिक स्तर पे भी पूरी तरह से आ रहा है। जी, अच्छा, दक्षिण पंथ की तरफ जो लोग जा रहे हैं उससे मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि उनके अंदर नफरत इतनी भर दी जाती है और वो फिर आसानी से जीने के आदी हो जाते हैं, फिर चाहे उन्हें सुख सुविधाएं ना मिले, नौकरी ना मिले, महंगाई कितनी भी हो रही हो, तो उससे सरकारों को फायदा ज्यादा है। उससे सरकार को तो फायदा नहीं, जरूरत से ज्यादा बढ़े तो पूरा हंगामा हो जाएगा पूरे देश में, और लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, और जो बड़े बड़े वित्तपति, पूंजीपति, सरमाएदार जो अपना धंधा कर रहे हैं उसमें काफी रुकावट आएगा, काफी गड़बड़ियां होंगी। लेकिन साथ साथ ये कभी नहीं चाहते हैं कि सारे लोग बड़े सुशिक्षित होके रोजगार के लिए बैठे रहे, दंगा फसाद में ना जाए, तब जाके इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। यानी ये बीच वाला रास्ता चाहते हैं। यदि अति दक्षिण पंथी हो जाए तो फांसीवाद का मतलब चेहरा सामने आता है, जो भारत या यूक्रेन में नजर आया, या अन्य देशों में भी, अर्जेंटीना में जैसे बढ़ रहा है। तो इसलिए जो बैलेंसिंग ट्रिक करते हैं वो बैलेंस नहीं हो सकता है, जिससे बर्बादी होती है। जी, रूस में बड़े हमले हुए हैं सर, और कुछ मीडिया जो हमारे यहाँ के हैं वो ऐसे छाप रहे हैं कि जैसे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर जहाज टकरा दिए गए थे, वैसे ही रूस के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ड्रोन टकरा दिए गए हैं। ड्रोन से यूक्रेन बहुत जबरदस्त आक्रमण कर रहा है, और सारा के सारा के पीछे कुर्स्क से लेकर दूसरे जगहों पर जो भी हो रहा है वह अमेरिकी फौज, और साथ साथ ब्रिटेन जो उसका नंबर 1 चमचा, और यूरोपियन यूनियन, नेटो तो है ही है, ये लोग गाइड कर रहे हैं, और भारी मात्रा में ड्रोन इन्होंने पहुंचा है। तकरीबन लेटेस्ट है, रूस के पास जितना उससे अधिक है, और ड्रोन्स की जो क्षमता है, रेंज है, वो 1000 से 2000 किलोमीटर है, जिसमें आत्मघाती भी है। जाके वापस आने की जरूरत नहीं, वहीं पर तुम बॉम्ब गिराए, नहीं गिराए तो खास जगह पे जाके टकराओ और करो। और इसमें ये लोग मॉस्को और उससे भी दक्षिण, और जो अति पूर्व जो रशिया का एंड है वहां तक ये लोग पहुंच गए, और ऊपर ऊपर बिल्डिंग में बेतहाशा, कोई मिलिट्री उस टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग नजर आ जाए ध्वस्त होने के पहले उसको, उस पर तुम करो, और उस पर आक्रमण कर रहे हैं। चीजें हो रही है, यह देखना है कि पुतिन और उनके जो बाकी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसको किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से रोकते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। खासकर उस मुकाम पे पहुंच रहा है जहां से ना ये पीछे हट सकते हैं, ना बाएं दाएं हट सकते। पीछे हटने का मतलब है कि युद्ध बंदी की घोषणा कर दे, जो यूक्रेन नहीं तैयार होगा कहेगा कि हर जगह से वापस जाओ, और जितना तुमने मारा है उसका हर्जाना दो। आगे बढ़ने की केवल ईस्ट में छोड़ दे तो ये बढ़ना बंद सा हो गया है। और
सीधे की सीधे यदि धमकी देते हैं न्यूक्लियर, मिनी न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने की बात वहां से रुकती है, तो क्या इसके लिए रूस तैयार है? जी। पोलैंड को क्या दिक्कत है? वो भी कह रहा है मेरी सीमा में ड्रोन आ गया। पोलैंड में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह में कल सुबह तक रूस ने करीब 100-200 से अधिक ड्रोन भेजे थे और मिसाइल भी मारे थे, पूरे एयर से, समुद्र से किए थे। और कहें तो 30-40 जगहों में यूक्रेन की इन्होंने पूरी बमबारी की थी और जितना भी इनका पावर सेक्टर था उसको बर्बाद कर दिया। कई जगह रेलवे ब्रिज भी तोड़े और बाकी सब भी किए। उसमें एक यूएवी जो है, एक ड्रोन जो है, वह चूंकि पोलैंड के बॉर्डर पे आता है, वहाँ के लुवीव जो सेक्टर है या स्टेट है, और वहाँ से घूम के थोड़ा घुसा और फिर घूमते वापस आया, करीब आधे घंटे के लिए रहा है वहाँ पे। और इस पे इन्होंने कोशिश की है। पहले ये लोग करते थे कि अपने फाइटर को भी अलर्ट करके उड़ा भी देते थे कि देखो क्या है, लेकिन वेदर खराब था, इसकी संभावना थोड़ी कम बनी और ये निश्चित नहीं कर पाया कि यह यूक्रेन का था कि रशिया का था, वो वापस चले गया। तो अपना ये निकालते हैं, न्यूज में हंगामा करते हैं कि भाई हम भी तुमसे सटे हुए, रशिया के राजदूत को जरूरत पड़े तो बुला भी लेते हैं कि तुम संभाल के रखो। और यही सब बात है, कुछ खास इसमें दम नहीं है। जी। 2-3 घटनाक्रम हैं और वो सब के सब जुड़े हुए हैं उत्तर कोरिया से। एक तस्वीर ये सामने आई कि किम जोंग उन पहुंचे और जो खतरनाक घातक ड्रोन उनके यहाँ बने हैं उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा खबर ये आई कि एक टीम जो है उत्तर कोरिया की वो रूस चली गई है। एक खबर साथ में फिर जुड़ के ये भी आई कि 140 किलो वजन हो गया है किम जोंग उनका, बड़े मोटे हो गए हैं, हो सकता है दिल की बीमारी हो सकती है उनको। आपके पास क्या क्या जानकारी है? अब मोटे हो गए तो वो जाने और वहां के जो नेतागण हैं वो जाने, शायद उनकी बहन भी तैयार हैं पॉलिटिकली वो सत्ता में आ जाएं यदि इनको हार्ट अटैक होता है। देखें, वैसे वेस्टर्न मीडिया ने एक बार नहीं 4-5 बार ये घोषणा कर दी है कि किम जोंग मर चुके हैं या मोटापे के कारण बेहोश हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। देखते हैं। जहां तक इनका आदान प्रदान का है, रूस का चलता रहता है, रूस की भी टीम यहाँ पहुंची हुई है। इस खास ड्रोन का ये है कि शाहिद जो ईरान का ड्रोन है, काफी लंबा रेंज है और उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी चुपचाप जा सकता है, पता नहीं चलता है रडार वगैरह को जल्दी। और रशिया का एक दूसरा जो है, इनका है जो भी नाम है मुझे नहीं याद आ रहा है, वह भी काफी फेमस है। और इसका नॉर्थ कोरिया का हम ड्रोन कैपेबिलिटीज सीख ही चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह अंडर वाटर ये जाके और जिसमें न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकते हैं। और तीनों के बीच में इन ड्रोन्स के खास के ऊपर काफी जबरदस्त आदान प्रदान हुआ, टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स की, एक दूसरे के साथ बनाने की, ताकि जो भी तकनीकी हमारे पास है तुम्हें दें, तुम्हारा हम आपस में लें। और ये जो जिस तरह की बना रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया में जो हंगामा हो रहा है, चीन का वैसे अपना ड्रोन है, चीन के ड्रोन का खास है कि एक साथ 4-5 नहीं दर्जनों ड्रोन, यानी 20-25 ड्रोन टिड्डियों की तरह उड़ा के और भारी मात्रा में बॉम्ब वगैरह लेके जाके आप कितना को मारेंगे, आप करते रहिए। तो ये जो ड्रोन की अभी लड़ाई चल रही है इस दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक का बड़ा जबरदस्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर वॉर पा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में मतलब अभी जो चल रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन का की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति तो पहले से हो गई है, लेकिन इसका जो विकास हुआ है वह बड़ा जबरदस्त है। जी। न्यायिक आजादी की मांग उठाई जा रही है मैक्सिको में, और वो भी तब बताया जा रहा था वहां कि एक महिला वहां पे नेता बन गई है देश की। हाँ, यह भी वो बनी है कहने के लिए वो लेफ्टिस्ट है। और हालांकि इनका जो खून है उनमें कहीं ना कहीं से यहूदी का भी है, लेकिन वह जियोनिस्ट नहीं है और इनको लेफ्टिस्ट लोगों ने जिताया है। लेकिन जीतने के बाद से जो ये न्यायिक परिवर्तन चाह रहे हैं, जो पुराने जमाने के जज हैं अभी भी हैं, इस जो आंदोलन हुआ जिसमें हजारों लगे, इसमें जज भी गए थे। यहाँ पे सोचना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ जज जाएंगे। हालांकि 2013 का जो आंदोलन चला था अन्ना हजारे, उसमें सुनने में आया था कई जज भी गए थे, उनको पकड़ के बर्खास्त भी किया गया था। लेकिन यहाँ के जज और जो लीगल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कुछ दक्षिणपंथी भी इनके खिलाफ भी, उसमें एक अजीबोगरीब चीज मैंने देखा कि यह भी आया कि जजों का चुनाव जनता खुद करे। यदि ये होता है तो सीधे के सीधे पॉलिटिक्स की बात होती है, दक्षिणपंथी आते हैं कि वामपंथी आते हैं। लेकिन एक तरफ से यह भी देखें कि तथाकथित रूप से इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या वो है दुनिया में कहीं भी? जिस तरह की पार्टी आती है, अमेरिका में तो खुद जो पार्टी
सत्ता में आती वो जज का चुनाव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का और हायर कोर्ट वगैरह का, वह ऑफिशियली करते हैं। भारत जी। में इनडायरेक्टली ये लोग करते हैं। अभी की खास करके जुडिशरी को देखें तो क्या इनकी स्थिति रह गई है। पाकिस्तान में भी भुट्टो के समय में फोन का टैपिंग आया था कि भुट्टो साहब आप तो हुजूर हैं, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम भाषा में इस तरह की जरूर बातें करेंगे ताकि ये ना लगे कि सीधे के सीधे आपने डिक्टेट करा दिया। ये सामने आ गया था। उसी तरह लैटिन अमेरिका, पूरे अफ्रीका में, और ईरान, इराक में जब सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया था, यहाँ के एक जज को जो नियुक्त किया गया था, जो इनकी जांच करेंगे, देखेंगे और फांसी की सजा देंगे, उनको 6 महीने के लिए अमेरिका में भेजा गया था, 5 महीने के लिए वहां से ट्रेनिंग लेके आए थे कि किस किस तरह की धारा और क्या लगाएं ताकि इनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि दुनिया के लोग कहें कि बड़ा स्वतंत्र तरीके से दिया गया। हालांकि वो बात अलग है कि जब सद्दाम हुसैन फांसी पर लटक गए, उसके कुछ महीने बाद इनको भी वहां के लोगों ने मार दिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन डिमांड है तो खबर आपके सामने आनी चाहिए, और वो भी अमेरिका के बगल से। अगर कोई घटनाक्रम ऐसा उठ रहा है जो अमेरिका पूरी दुनिया में बड़ा न्यायिक आज़ादी का ठेकेदार बना घूमता है, तो उससे तो आपको रूबरू होना ही चाहिए। अगली खबर है, टेलीग्राम के जो सीईओ को गिरफ्तार किया गया है, उनको वकील दिया जाए, ये यूएई ने बात की है। कल वैसे एलोन मस्क ने कहा था कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन खबरें चल रही हैं कि 20 साल तक के लिए उनको अंदर सड़ाया जाएगा। 20 साल या 14-15 साल की सजा हो सकती है यदि यह चीजें चली और सीईओ साहब ना माने, क्योंकि उनसे मांगा जा रहा है कि टेलीग्राम का जो बेसिक जो सीक्रेट्स है कि किस तरह से वहां के न्यूज इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेलीग्राम का इस्तेमाल यूक्रेन से संबंधित, दोनों यूक्रेन और रशियन दोनों कर रहे हैं, तो अब फ्रांस ही नहीं, यूरोपियन यूनियन और उसके पीछे अमेरिका चाहते हैं कि भाई ऐसा तुमने बना दिया है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम उसको निकाल नहीं सकते, बाहर नहीं कर सकते, वो बहुत फैल रहा है। और बाइन लाज जो चीजें फैल रही है वह साम्राज्यवाद के खिलाफ फैल रहा है, वह प्रो रशिया होता जा रहा है, और ये जनाब मानने को तैयार नहीं है। हालांकि एलोन मस्क वगैरह कहने के बाद से फ्रांस की राष्ट्रपति ने भी कहा था कि नहीं, इसमें राजनीति कुछ नहीं है, यह वास्तव में इन्होंने छुपाया है, इन्होंने ड्रग को बढ़ाया है, इस तरह के काम किया है, टेररिज्म को बढ़ाया है, एंटी कंट्री काम की है, जो कि झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हाँ, ये तैयार हो गए कि इनको वकील दिया जाएगा, यानी वकील दिया जाएगा तो इसका मतलब इसको छोड़ने की बात नहीं, लंबे समय तक के लिए हिरासत में रखा जाएगा, भले पनिशमेंट मिले ना मिले। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए। यहाँ जो पहला घटनाक्रम है वो है तो अमेरिका से, लेकिन चुनाव से ताल्लुक नहीं रखता है। इंडो पैसिफिक जोन के अंदर अमेरिकी मिसाइलों की क्यों चर्चा हो रही है? ये देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे कुछ खास अंतर नहीं पड़ रहा है। इन्होंने यहां तक इसमें कह दिया कि ये खास मिसाइल, एयर इंटरसेप्टर मिसाइल AIM, जो भी इसके बाद में लगा है, इन्होंने 174B लगाया, ठीक है, उससे बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा, क्योंकि ये हवा से जब मारा जाएगा, मान लीजिए F-16 से आता है, तो F-16 को चीन के अंदर मार करना होता तो काफी नजदीक आना होता, उधर से भी J-20 या वगैरह जो चीन का है वो भी आता, और कौन किसको मार देता मुश्किल होता, खतरा होता, और ये दूर से ही मतलब वो मारेगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज। BVR बहुत पुराना, 10 से 20 साल पहले की मतलब टेक्नोलॉजी, कुछ उसमें नया नहीं है। और यह जो है यह पहले से भी था, यह 174 लगा के बड़ा कर दिया, पहले 20-30 होता था, थोड़ा सा वजन घट गया है, रेंज बढ़ गया है, थोड़ा स्टेल्थ बढ़ गया है, इससे कुछ भी खास अंतर नहीं पड़ता उस बड़े से बड़े करके। लेकिन यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हम चीन के खिलाफ कर रहे हैं वो बड़ा चीज कर रहे हैं। दुनिया वालों, जो बड़े बड़े देश है, जैसे अमेरिका के साथ जो संबंध अच्छा है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, तुम रूस से वो सब साम वगैरह खरीदते हो, दूसरे खरीदते हो, वो मत खरीदो, हमसे खरीदो। यह प्रचार प्रसार है। साथ अमेरिका जो है वह पूरे देश में देखो कितने बड़े बड़े भयानक हथियार ला रहा है, ताकि पूरे दुनिया में प्रजातंत्र बहाल रहे। जी वाह, ये लाइन जो आपने कही है ना कि बड़े बड़े हथियार लाकर प्रजातंत्र बहाल करने की कोशिश की जा रही है, खैर काफी महत्वपूर्ण है। इस लाइन पर हमारे व्यूअर्स को सोचना जरूर चाहिए। अफगानिस्तान में क्या ऐसा हो गया है कि ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पे बड़ा अपमानित करवा दिया बाइडन ने और हैरिस ने? कुछ खास नहीं, इनको कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा, ना आर्थिक मुद्दा मिल रहा, ना कुछ मिल रहा है। अब बाइडेन जी हट गए हैं, आ गई हैं कमला हैरिस, वो जो भी इनके कहानियां थी कि बूढ़े हैं, सठिया गए हैं वगैरह वगैरह, सब खत्म हो गया है। इनके बहस में हार गए थे, वह भी खत्म हो गया है। तो अब बचा पुराने मुद्दे, गड़े मुद्दे उठा रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान से आज से 3-4 वर्ष पहले जो भी अमेरिकी सैनिक वापस लाने की बात थी, वह ट्रंप के समय से ही बात चल रहा था।
बाइडेन उस समय जीत गए तो बाइडेन के समय हुआ। और वहां से हटने में जो भागा दौड़ी चली, उसमें तालिबानियों ने एक आत्मघाती हमला की थी जिसमें कई अमेरिकी फौज मारे गए थे। 15-20 है, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मारे गए थे। और उसमें बड़ा बड़ा फोटो आया था कि इसका बड़ा सा जहाज है जिसमें भाग रहे हैं और कई अफगानी लटके हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं वगैरह। इससे अमेरिका की बेइज्जती हुई कि अमेरिका किस तरह भाग चुका है। ये रहते तो वो सब फोटो ना आते, शायद लोग दूर रहते, आत्मघाती हमला ना होता। हालांकि बदला करने के लिए बाइडेन ने मिसाइल मरवाया था सिविल उस पे, और 50-60 से 100 अफगानियों को, जो बेचारे शुद्ध रूप से एक सिविलियन थे, उनको मरवा दिया था काउंटर में, अपनी तथाकथित रूप से बदला, इज्जत बचाने के लिए। तो इसमें इस सब चीज में कोई खास नहीं है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं ट्रंप जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके पास कुछ बचा भी नहीं है। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़े खबरों के। पहला अपडेट है सऊदी अरब से। अमेरिका के विशेष दूत हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और बड़ा दावा कर रहा है सऊदी मीडिया के साथ कोई बड़ा ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है अमेरिका के साथ। तो क्या इजराइल से संबंध सामान्य हो रहे हैं क्या सर? ये बिरबल की खिचड़ी नहीं है। हो सकता है बिरबल ने खिचड़ी बनानी शुरू की हो परसों सुबह से या शाम से, अभी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। जितना भी हो, थोड़ा पास में आग लाए। ये जहां तक है, माइकल हैरी या जो भी पहुंचे हुए हैं, ये बातें बहुत पहले से चल रही है और अंडर हैंड सब कुछ तय हो गया। इसमें ना कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, ना कुछ होने वाला था। सऊदी अरबिया के जो MBS है तड़प रहे थे कि कैसे अमेरिका से संबंध बेहतर किया जाए। इनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, किसके खिलाफ चाहिए उनके खुद बताना चाहिए। वो खुद अपने आप को रीजनल पावर मानते हैं। इनको अमेरिकी अस्त्र शस्त्र चाहिए, जो देना तैयार हो गया है, अमेरिका तैयार हो गया है। इनको इजराइल से राजनयिक संबंध बनाना चाहिए था, तो इंतजार कर रहे थे कि युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध शुरुआत हुआ था और उस समय जोश में आके इन्होंने राजनीतिक संबंध खत्म कर लिया था, अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन। और फिर से कर रहे, देख रहे हैं कि भाई युद्ध तो बंद हो नहीं रहा है, इसलिए अब कुछ ना कुछ बहाना बना के उन चीजों को, जो खिचड़ी तैयार हो चुका है, उसको दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि हम परोसते जा रहे हैं। और कुछ भी नहीं है, वह बिल्कुल प्रो अमेरिकन है जी। जबकि अब इजराइल गाजा को छोड़कर वेस्ट बैंक में भी तबाही मचाने लगा है। खबर सामने आई कि एक महिला कार में सवार होकर अपने बहन और बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। पहले शटलर्स ने उसको गलत रास्ता बताया, फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। क्या ऐसे दौर में अगर बात हो ही रही थी, अमेरिका के विशेष दूत थे, तो इन मुद्दों को उठाना चाहिए था? भाई गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक को भी तबाह करने पे लगे हो। बिल्कुल, वेस्ट बैंक में बल्कि उस समय से ही सेटलर आने शुरू हो गए, 1967-70 के बाद से। और ये 70 वर्ष से वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, बदुइन या कुछ कहते हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो लोग। और उनकी बेटी थी 18-19 साल की, अपनी बहन, बड़ी बहन के साथ और 2 बच्चों के साथ गाड़ी लेके वापस आ रही थी। गलत रास्ता दिखाया और वहां पे लोगों ने जानबूझ के घेरा, पत्थर से शीशा तोड़ दिया, अंदर में अश्रु गैस का छोटा सा चीज मारा, काफी जोर शोर से मारा। और इन्होंने कहा चिल्ला के कि भाई हम इजराइल के नागरिक हैं, हम इजराइल वाले हैं, हम बाहर के नहीं हैं। लेकिन उसके बाद नहीं माना, जैसे तैसे गाड़ी घुमाया और वापस आया। चूंकि ये कौम अभी तक उस तरह से लड़ाई में नहीं शामिल है वेस्ट बैंक में, जैसे फिलिस्तीन के लोग हैं। और इसलिए इसको बचाने के लिए देखिए, बेन गुइन भी पहुंच गए मिलने के लिए, दूसरे लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने जाके उनमें से 3-4 को पकड़ भी लिया जो आक्रमण कर रहे थे, उनको अपनी तरह मिलाने के लिए, कहीं पूरा फैल ना जाए, हंगामा ना हो जाए। और उस हालात में सऊदी अरबिया, जबकि कानूनन भी बन गया है कि वहां पे वेस्ट बैंक में ये लोग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से गैर कानूनी है, कि अब इजराइल में जो सेटलर्स आए हैं, बाहर के लोग आए हैं, आके बसेंगे, वहां पे अपना जमीन खरीद सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। वैसे ही करके धीमे धीमे हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में, यहाँ तक कि झारखंड में, इसमें आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर तो उदाहरण है। धारा 370 उसका ABCD है, तो एक हटाया है, बाकी सब तो लगा हुआ है। जी जी। और वहां भी लोग घुसे जा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरह से। जी। अभी हिमाचल गया था मैं 1-2 दिन पहले, तकरीबन वहां की जितनी भी है, बाहर के जो भी आ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उनके बात से, लेकिन जो गंदगी कचरा उन्होंने पैदा कर दिया है, हिमाचल का जो ओरिजिनल ब्यूटी था। और वहां भी अब AQI, यानी जो दिल्ली वाला तो नहीं है 300-400, लेकिन 50-60 लेवल पे गंदगी का पॉल्यूशन में आने लगा है जी। अच्छा, गंदगी के अलावा मुझे जो चीजें खल रही हैं ना सर, पहले हम लोग जयपुर जाते थे, गुलाबी शहर दिखाई देता था। जैसलमेर जाते थे, नीला पीला शहर दिखाई देता था। गांव जाते थे तो कच्चे मकान दिखाई देते थे, कच्ची गलियां नजर आती थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे ये सब चीजें होनी चाहिए, बेहतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप जहां जाइए
जैसी बिल्डिंग आपके यहाँ है द्वारका में, वही लेंटर है, वही चौखट है, वही फर्श है, वैसी सब जगह है। कुछ लगता ही नहीं कि किसी नई जगह आ गए हैं। यह आज की जो राजनीतिक माहौल है, जिसमें बार-बार कहता हूँ आर्थिक माहौल है, उसके कारण हमारी संस्कृति, स्पिरिचुअलिज़्म यानी अपने से अलग सोचने की, पूरी समाज की सोचने और समाज नहीं वातावरण के सोचने के बारे में, वह बिल्कुल गिरा है, काफ़ी गिरा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब खत्म हो गया है, लेकिन गिरा है और गिरने की वो जारी है। आपने पुल या ब्रिज की बात की, मूर्तियों की बात की, आपस में एक-दूसरे के संबंध की बातें करें, जो भी है उसको खत्म करने की तरफ है। और जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, सरकार तो बेच रही है, भैया मेंटेनेंस से पैसे क्यों लगाएँ? अब जेएनयू के यूनिवर्सिटी के जो भी बिल्डिंग है, उसको मेंटेनेंस हम क्यों पैसा लगाएँ, उसको आप बेच रहे हैं। या उसको लीज पे दे रहे हैं 50 साल 100 साल के लिए। लाल किला के साथ आपने कर दिया। यानी पूरी जो भी हमारी जो जनता का पब्लिक प्रॉपर्टी था, उसको आप नेस्तनाबूद होने दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप कहीं गांव में जाकर अपनी जितने बातें की शहरों में कीजिए। देखिए आपने उसमें एक और मेरा प्रश्न है कि वहां पुस्तकालय हुआ करते थे, सार्वजनिक जी। पुस्तकालय, जहां अखबार होती थी, आज की आती थी, कई तरह खत्म की हो गया। मैगजीन होती थी, सब किताबें खत्म। होती थी, लोग पढ़ते थे जी। सब खत्म कर दिया। वह सब खत्म सब हो गया। सब खत्म कर दिया। और पिछले 10 साल में इन्होंने जो वीकली पाक्षिक मासिक मैगजीन अखबार निकलते थे, डीवीपी से उनको थोड़ा बहुत विज्ञापन मिल जाता था, किसी तरीके से वो लोग जिंदा रहने की कोशिश करते, सब धर्म भरम कर दिया। और जो ये कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चीजें कम रहेंगी, कंट्रोल किया जा सके। जैसे आज 4 छेंकर है भाई, 4 छेंकर को कंट्रोल करना है, ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं, रिपोर्टर इन्होंने खत्म कर दिया। खैर, अगली खबर है तुर्की से। ये फतेह और हमास को क्या सलाह दे रहा है तुर्की? फतेह सलाह मतलब फतेह और हमास ही नहीं बल्कि बाकी सारे जितने भी पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं, चाहे ईरान से समर्थित हो या जैसे भी, सबको एक साथ जुड़ने की, मिलने की बात कर रहे हैं। मिलना तो चाहिए, चीन ने काफ़ी इसमें काम किया है और कुछ न कुछ समझौते हुए भी हैं, उस तरफ बढ़े हैं। लेकिन वही है कि जिस तरह से आज हम वास्तव में देखें कि हमास लड़ रहा है, कभी बीच में हिजबुल्ला आके लड़ रहा है, बॉर्डर पर तो खैर क्रॉस फायरिंग हर रोज हो रहा है, उधर हूती लड़ रहा है, उधर सीरिया और इराक में जो है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। हालांकि सीरिया का जो लोकल आर्मी है उसने कहा है, इराक का, माफ कीजिएगा, इराक का, कि अभी तक जो हमने बंद किया था अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका समर्थित जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे थे, अब उस पर हम आक्रमण नहीं रोकेंगे बल्कि हम मारेंगे उनको भी। तो ये एक साथ मिलकर यदि करते, यदि लड़ते, तो स्थिति कुछ और होती है। लेकिन कहने के साथ साथ कुछ करो भी, मैं तो यही कहूंगा, दोहराऊंगा जी। तो सीरिया वाले जो तुर्की की तरफ देख रहे हैं, या तुर्की वाले सीरिया से जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के बारे में जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी गाजा की वजह से एक होने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? गाजा का वैसे है ही है, दोनों के बीच का संबंध ठीक नहीं है, काफी समय से गड़बड़ है। और 3-4 वर्ष पहले मॉस्को में इन दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर, मॉस्को के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर बातें की थी। और भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी तो आपस से मिलो, जहां तक हमास और बाकी लोगों के मिलने की बात है तुम भी करो। लेकिन सीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा सही बात कहा कि हमारी मिलने के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन यह समझ है कि हमारी सार्वभौमिकता होनी चाहिए। आपकी सेना हमारे क्षेत्र में घुसी पड़ी है, जब मर्जी आता है हमारे क्षेत्र में आकर आप अटैक कर देते हो, आपके यूएवीज आ जाते हैं, ड्रोन्स वगैरह आ जाते हैं, उनको वापस करें, तब हमारा संबंध बेहतर हो सकता है, संबंध फिर से सुधर सकता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह हो सकता है, जो एक सही और जायज मांग है जी। हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जो हाल फिलहाल की तेज और ज्यादा खतरनाक तनातनी हुई थी, वो तो रुक गई है, और वो पहले की तरह मारामारी चल रही है, तो मुझे हमला कर दे, मैं तो इस पे हमला कर दूं। लेकिन उसी बीच जो बेन गवीर हैं, उन्होंने एक बड़ा भूचाल मचा दिया है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा पर जाएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे। तो ये भड़काने उकसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि नेतन्याहू भी इसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आधार ही है भड़काऊ, घृणा, गंदगी जितना समाज में फैला सके, इसलिए इन्हें बोलने में शर्म नहीं आता। आप हमारे यहाँ भी देखिए इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान में भी होता है। कल या परसों कंगना रनावत ने अजीबोगरीब बयान दे दी हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे थे उनके महिलाओं के बारे में, मैं उसको बताऊंगा नहीं यहाँ पे, खुद देख ले लोग। तो ये मतलब दिमागी रूप से बिल्कुल वैसे हैं कि इनको इंसान भी नहीं कर सकते। दो पैर जरूर है, यहाँ सर जरूर है, लेकिन यह गंदगी का ये कीड़ा जो भरा हुआ है, युद्ध करो, आपस में लड़ाई करो, और हम जो है सो मेवा खाते रहें। इन लोगों का यदि क्रांति हो, तो इन लोगों को यदि मारा ना जाए, मैं मार पीट की बात नहीं कर रहा हूं, तो सीधे के सीधे इन्हें लेबर कैंप, यानी वहां जहां इनको काम करवाओ,
ताकि इनको श्रम की महत्ता का पता चले और उसके हिसाब से इनको पैसे भी दो, खाना भी दो, इनको पढ़ाओ, ना करें तो वहीं पे जिंदगी भर रखो, ताकि ये लोग बाहर आके हमारे मानव समाज में दोबारा ये लोग सर ना उठा सके। जी। वेदांत पटेल जो खुद एक प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से उनको ज़ायनीवादी क्यों बताया जा रहा है? बहुत सारे इनके हैं। ये भी मतलब कहें कि आपने जो अभी इजराइल की जो बात की जी। उनके रक्षा मंत्री के बेन-गुविर की या दूसरे लोग हैं, उसी तरह की चीज यहाँ पे है। ये मतलब प्रवक्ता नंबर 2 है पूरे में, और इनका काम ये है कि जो भी क्वेश्चन है, एक चीज तो अमेरिका में है, चूंकि प्रचलन है, भारत की तरह नहीं है, कि प्रश्न उत्तर डायरेक्ट होता है और देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं चाहे वहां का राष्ट्रपति हो या फॉरेन मिनिस्टर हो या स्पोक्स पर्सन हो। तो उनसे कई सवाल पूछे गए। जैसे एक सवाल पूछा गया कि इजराइल का अभी आया है कि इजरायली फोर्सेज जो है गाजा के लोगों को पकड़ के और उसको सामने रख के एक अपने आर्मर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पीछे से छुप के मार रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसके जवाब देते हैं कि इजरायली आर्मी को इस पर सोचना चाहिए या देखना चाहिए, खोजना चाहिए। उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरे इसी पर तुरंत है, मतलब 20-25 सवाल है, कई दिन का है, सोशल मीडिया में वो मजाक बन चुके हैं। दूसरा सवाल यह है कि एक लड़की के साथ, उसके परिवार के साथ, माँ बच्चों के साथ इजरायलियों ने मार दी, उस पर क्या कहेंगे? तो उस पर कहते हैं कि भाई इजराइल से आप पूछिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस से पूछे, उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कुछ और पूछा गया कि 40,000 से अधिक मार दिया गया, अभी भी देर क्या करेंगे? तो करते रहे कि हाँ हम लोग इसी दिशा में तो कोशिश कर रहे हैं। इजराइल को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्धबंदी की तरफ बढ़ो। यानी लगता है कि रोबोट है, चैट जीपीटी है, जो भर दिया गया उतना ही जवाब देंगे, उससे अधिक नहीं बोल सकते हैं। और वैसे ही लग रहे हैं, जो वहां के पत्रकारों ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि ये जियोनिस्ट रिजीम के प्रवक्ता हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनसे तो बेहतर शायद वो मैथ्यू मिलर है, कम से कम वो एक अमेरिकी है, गोरा है, लेकिन जब कोई बात करता है, जवाब देता है, तो कम से कम जो है मुद्दा तो ठीक ही रखता है जो है मीडिया के सामने। जोसेफ बोरेल बड़े चिंतित हैं गाजा के हालात को लेकर और उन्होंने कुछ चिंताएं जताई हैं। क्या है वो सर? फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, करने में वो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी बातें बोलते हैं। यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने कहा था कि हमें शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, हालांकि पटांग भी बोलते रहते हैं जैसे बाकी लोग बोलते हैं, मतलब एक कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये भी इन्होंने कहा है कि जिस तरह की हालात गाजा में है, अभी हिजबुल्लाह ने आक्रमण किया, ईरान भी कह रहा है कि मैं भी बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और बाकी लोग कर रहे हैं, और इजराइल भी युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से जनसंहार करते जा रहा है, ऐसा लगता है कि यह पूरा का पूरा युद्ध भड़क पड़ेगा और पूरे मध्य पूर्व में, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में। और चूंकि अमेरिका भी नहीं मान रहा है, अमेरिका भी अपने युद्ध पोत ला रहा है और सब कुछ किए जा रहा है, तो हो सकता है भड़क जाएगा और तब हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से एक चेतावनी दी है जिसकी पूरी संभावना बनती है। जी बस चेतावनी दे दी, खाना पूर्ति हो गई, हेडिंग छप गई, कल को कह देंगे कि हमने तो आगाह किया था, तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। करने की जहां बात आती है वहां पर लोग करना नहीं चाहते हैं। देसी सी भाषा में आप कह सकते हैं कि भगत सिंह तो हो, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में बिल्कुल ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।